नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रकाश कुंज की इस नई क्लास में। आज की क्लास में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो है प्रकाश यानी कि लाइट। आज हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के अंदर हम किन किन घटनाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। प्रकाश जो है, जैसे कि जो वस्तुएं हमें दिख रही है, क्या वस्तुएं हम वास्तव में देख पाते हैं या उन वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसी माध्यम की भी आवश्यकता हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, जिसको हम कहते हैं लाइट, ये लाइट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें जिस किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाश कहेंगे या लाइट कहेंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर इस संसार में या इस हॉल में, कमरे में अगर लाइट नहीं होती तो क्या आप हमें देख पाते या मैं इन वस्तुओं को देख पाता? बिल्कुल ये क्या होता, असंभव होता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे कोई वस्तु दिख रही है तो उस वस्तु का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि लाइट, क्योंकि अगर लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता तो हम इन वस्तुओं को नहीं देख सकते थे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सनलाइट नहीं होती या किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी सोर्स से लाइट नहीं आती तो क्या हम इन वस्तुओं को देख पाते? नहीं देख पाते। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रात को अंधेरा हो तो क्या वस्तुएं वैसे दिखती है जैसे रात को होती, दिन में होती है? बिल्कुल नहीं दिख सकते, क्योंकि रात के समय में लाइट नहीं होती, लाइट यानी कि प्रकाश का अभाव होता है, तो वस्तुएं हमें सुस्पष्ट नहीं दिखती है। इसका मतलब यह है कि अगर दिन में लाइट गायब हो जाए तो वस्तुएं हमें नहीं दिखती। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये ट्री है, अगर ये ट्री इस आंख को, इस आई को अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि सनलाइट जो है, सूर्य का प्रकाश इस ट्री के इन इन ऑब्जेक्ट्स पे टकराता है और टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस क्या हो रहा है, इस आंख में पहुंच रहा है। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें जिस किसी भी माध्यम, सोर्स की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे कि तो दोस्तों हम जानेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश का नेचर जो है क्या हो सकता है। प्रकाश की दो प्रकृति है। एक तो है दोस्तों तरंग प्रकृति, यानी कि जो कहते हैं कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में इस प्रकार से गतिमान हो सकता है, एक वेव के रूप में लाइट जो है सर्वाइव कर सकती है। एक हम मानेंगे कण प्रकृति को, जैसे हम फोटोन भी कहते हैं, फोटोन। और इस अवधारणा को देते हैं आइंस्टाइन 1905 के अंदर। 1678 के अंदर, 1678 के अंदर हाइगेंस एक वैज्ञानिक आते हैं जो कहते हैं कि प्रकाश जो है तरंग रूप में गतिमान होता है। और उसके बाद साइंटिस्ट जो है आइंस्टीन ये कहते हैं 1905 के अंदर प्रकाश जो है कण के रूप में गतिमान होता है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक और आए थे जिसे हम कहते हैं डी ब्रोगली, और उन्होंने द्वैत प्रकृति की अवधारणा दी थी। द्वैत प्रकृति, डबल नेचर था बच्चों, द्वैत प्रकृति। अब इस नेचर के अंदर क्या था, डी ब्रोगली कहते हैं कि जो लाइट है वो कण प्रकृति भी हो सकती है और तरंग प्रकृति भी हो सकती है। तो प्रकाश के बारे में उन्होंने इन प्रकृति के बारे में चर्चा की थी। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं, जो इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी की बुक से ये टॉपिक है उठाया गया है, जिसमें हम प्रकाश की दो घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। प्रकाश की इस घटना में हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी सोर्स से, जब कोई लाइट की किरण आती है और किसी पृष्ठ पे टकराती है, जिसका हमने एक नाम दे रखा है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग
सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ। और एक प्रकाश की किरण किसी सोर्स से आती है, कोई माध्यम हो सकता है, जैसे कि वो सन हो सकता है, सूरज हो सकता है, कोई लाइट हो सकती है, कोई टॉर्च हो सकती है, माध्यम कोई भी हो सकता है। किसी भी माध्यम से कोई एक किरण जो है, प्रकाशीय किरण आती है, किसके ऊपर आती है? इस पृष्ठ के ऊपर, जिसका नाम है परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। जो किरण आती है उसे हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, जिसे हम इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। पृष्ठ पर टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है, यानी इसका जो एंगल है उसी एंगल से ये वापस चली जाती है। और इसको बोलते हैं दोस्तों हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे या परावर्तित किरण। अच्छा दोस्तों, अब क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग रे जो होता है, इन दोनों के बीच में एक माध्यम होता है, एक अभिलंब होता है, जिसमें हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट भी बोल सकते हैं उसको। एक अभिलंब डाल दिया जाता है, अभिलंब। और दोस्तों यहाँ पर कुछ एंगल बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं, जिसमें से एक है एंगल ऑफ आई। एंगल ऑफ आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम कह सकते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और दूसरा कोण होता है यहाँ पर परावर्तन कोण, जिसको मैं ये यहाँ लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ परावर्तन कोण। ये इसको मैं बोल सकता हूँ रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल इंसिडेंट या जो अभिलंब हमने डाला है, तो इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के मध्य में ये कोण बनता है। और इसकी बात एक ये है दोस्तों कि इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। वैल्यू जो है इनकी इक्वल होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर हो सकता है। यहाँ इनके कुछ रूल्स भी बनते हैं दोस्तों। इसके मुख्यतः दो रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि जो इंसिडेंट रे है वन पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी कि दूसरी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इनका जो बिंदु है, जिस बिंदु पे ये टकराती है, या इनका जो समतल बिंदु जो जहाँ पर ये टकरा रही है और वापस जा रही है, तीनों का तल जो होता है वो एक ही होता है। इनका तल क्या होता है? एक ही होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का तल जो है एक ही होता है। यानी कि जिस सरफेस पॉइंट पे ये टकराती है, जिस सरफेस पॉइंट पे ये टकराती है, वो इनके सेम होते हैं। इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे टकरा रही है, जिस पॉइंट पे, एंड जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और तीसरा जो नॉर्मल है, अभिलंब है, इन तीनों का एक ही तल होता है। ये इसका पहला रूल है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा रूल क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण आई, एंगल आई, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी माध्यम से कोई प्रकाशीय किरण आती है, व्हेन ए रे स्ट्राइक ए रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी कि प्रकाशिक किरण जिस माध्यम से आती है, प्रकाशिक स्रोत से जिस माध्यम से आती है, परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? आपतित किरण होती है, यानी कि प्रकाशिक स्रोत से, जो सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट आ रही है, वहाँ से आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है परावर्तित किरण, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराकर वापस जाने वाली किरण। अच्छा, इनका एंगल सेम होता है। एक तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का एंगल क्या होता है? सेम। यानी कि आपतित किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो पहले हमने क्या समझा? एक तो हमने समझा कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण, किसी ऑब्जेक्ट, किसी सोर्स से, वो सन हो सकता है, वो टार्च हो सकता है, वो ट्यूबलाइट हो सकता है, वो टॉर्च हो सकता है, बैटरी हो सकता है, जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस सोर्स से लाइट आ रही है, उस लाइट को जिस कहाँ आ रही है? रिफ्लेक्टेड सरफेस पे आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहते हैं। इस रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये है इसकी दूसरी डेफिनेशन। रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा हम ये कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, तो प्रकाशिक किरणें, यानी कि जो लाइट रे है, जिस सोर्स से आकर जिस सरफेस पे टकराती है, उससे हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरणें या परावर्तित किरणें, आपतित किरणें जिस पृष्ठ पे टकराती है, टकराकर वापस जाने वाली किरण जो है, जिस पृष्ठ पे टकराती है, उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो जो अभिलंब होता है, जो नॉर्मल इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड किरण और नॉर्मल इंसिडेंट यानी कि आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। दो रूल्स बनते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इंसिडेंट। इन तीनों का तल, जो सरफेस पॉइंट है, वो क्या होता है? तल एक होता है। ये रिफ्लेक्शन का पहला रूल है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन जो एंगल होता है, उनका दोनों का क्या होता है? सेम होता है, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसका है दोस्तों दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन के बाद हम जानेंगे कि ये मिरर जो है, दर्पण जो होते हैं, ये कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि मिरर क्या होते हैं, यानी कि दर्पण क्या होते हैं, और टाइप ऑफ मिरर यानी कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से, और उनकी कैसे कैसे स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिरर यानी कि दर्पण। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि दर्पण वो माध्यम है जिसमें भारत के या दुनिया के लगभग ज़्यादातर लोग अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, अपना जो फेस है या अपनी बॉडी को या किसी भी पार्ट को हम उसमें देख सकते हैं। तो आप ये समझते होंगे, आराम से जानते होंगे। तो मिरर जो है कुछ इस प्रकार का हो सकता है। तो सर ये कौन सा प्रकार हो गया मिरर का? बिल्कुल, तो सर जो मिरर हम देखते हैं वो तो ऐसा होता है, और उसमें हम हमारी ऐसी सुंदर सी फ़ोटो देख लेते हैं, बड़े सुंदर से लगते हैं हम, ऐसी फ़ोटो हम उसमें देख लेते हैं। बट ये क्या है? एक अलग प्रकार का दर्पण जिसको हम बोलते हैं, शीशा जिसको बोलते हैं, लेकिन उसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। दर्पण को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऐसी प्लेन सरफेस जिसकी एक साइड पे क्या हो? पॉलिश की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे, दर्पण कह सकते हैं। दर्पण यानी कि अब प्लेन सरफेस कोई भी हो सकता है, शक्ल या चेहरा सिर्फ शीशे में नहीं देखा जा सकता, आप पानी में भी देख सकते हैं। आप बिल्कुल चिकने पृष्ठ पे भी अपना सरफेस, अपना फर्श जो है, फेस है, वो देख सकते हो। इसके अलावा बिल्कुल प्लेन अगर कोई प्लाई है, उसमें भी हम अपना मुंह देख सकते हैं, अपना फेस जो है देख सकते हैं। तो क्या वो मिरर हुआ? तो मिरर को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस हो, बिल्कुल प्लेन चिकना पृष्ठ हो, जिसके वन साइड क्या की गई हो? पॉलिश की गई हो।
वन साइड अगर पॉलिश है तो वो मिरर होगा, अगर वन साइड पॉलिश नहीं है तो वो मिरर नहीं होता, उसको हम लेंस कह सकते हैं। जैसे कि पानी है, अगर पानी को गिलास में डाल लिया जाए, कांच के गिलास में, और उसको अगर देखा जाए तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। और अगर वही पानी किसी समतल पृष्ठ पे या किसी नदी से ठहरा हुआ पानी हो, जहाँ पानी एकदम ठहरा हुआ हो, हम अगर उसके ऊपर जाते हैं तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं। कोई वाली कहानी याद होगी आपको, एक शेर होता है, एक खरगोश होता है। खरगोश कहता है कि जंगल में एक और शेर आ गया है, जिसमें फिर उस जंगल में उसको जाकर दिखाते हैं। फिर क्या होता है कि जो शेर है जैसे ही कुएं के अंदर अपना मुंह देखता है तो वो देखता है कि एक शेर और है। जैसे ही दहाड़ता है तो वो सामने से दहाड़ता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन, उसका जो प्रतिबिंब है वो उसके अंदर देखने को मिलता है। तो जब वो दोबारा दहाड़ता है तो फिर वो सामने से वापस आवाज़ जो है रिफ्लेक्शन के दौरान वापस देखने को मिलती है, तो शेर उसके अंदर कूद जाता है। तो ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी होगी, देखी होगी। तो इसका मतलब अगर पानी है, ठहरा हुआ पानी है, अब इस ठहरे हुए पानी के नीचे क्या होती है, ज़मीन होती है, जो एक साइड का क्या है, पॉलिश के रूप में काम करती है। अगर उसी पानी को आप पानी ऐसे कांच के गिलास में डालें तो उसके से देखते तो हम अपना मुंह नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि फिर ऑपोजिट साइड क्या हो गया, कोई पॉलिश नहीं है। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी प्लेन सरफेस हो, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, और उसके वन साइड क्या कर दी जाती हो, पॉलिश कर दी जाती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मिरर कह सकते हैं। तो मिरर को हमने बेसिकली ये समझा कि कोई भी एक ऐसी प्लेन सरफेस हो जिसके वन साइड क्या की गई हो, पॉलिश की गई हो, उसे हम मिरर कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक तो अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पहले हम प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं और मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनके जो है इमेज फॉर्मेशन, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अपवर्तन। तो अपवर्तन में हम लेंस को पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये एक चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं मिरर। जब बात दोस्तों रिफ्लेक्शन की हो, जब बात रिफ्लेक्शन की हो यानी कि परावर्तन की हो, तो मतलब हम बात कर रहे हैं दर्पण की, मिरर की। और जब बात हम करेंगे रिफ्रैक्शन की, जो शायद इसका आगे वाला पार्ट होगा, इस क्लास में आई थिंक हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जब बात रिफ्रैक्शन की होगी तब हम बात करेंगे लेंस की। दोनों अलग हैं। लेंस में क्या होता है, ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड पॉलिश नहीं होती, बट जो दर्पण होता है इसके वन साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, एंड वन साइड क्या होता है, ये प्लेन होता है, बिल्कुल चिकना पृष्ठ होता है, दूसरी साइड उसकी पॉलिश कर दी जाती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मिरर क्या होता है, वन साइड पॉलिश होता है, एंड जो लेंस होता है उसको अपोजिट साइड पॉलिश नहीं होती है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ मिरर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो उसकी क्लास होगी उसके अंदर हम लेंस को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दो प्रकार के मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर जो है हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। और ये हम पढ़ेंगे दो प्रकार के। एक तो पढ़ेंगे दोस्तों हम अवतल दर्पण, एक तो पढ़ेंगे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, दूसरा पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि हम दो दर्पण पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे अवतल दर्पण क्या होता है और उसे किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये गोला है, एकदम गोल है, थोड़ा थोड़ा गोल है सर, है ना, ये एक गोल गोल बना ही नहीं, क्या करें, दोबारा बनाते हैं। तो ये कुछ गोल एक कांच का गोला होता है, ठीक। और इस गोले को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से ऐसे काट दिया जाता है। जैसे इस गोले को यहाँ से काट दिया जाता है तो मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ ऐसे। अब ये जो पार्ट बचा है दोस्तों, ये एक प्रकार का मिरर है। लेकिन क्या ये मिरर है? नहीं। जब इसके पॉलिश की जाएगी तब ये मिरर बनेगा। तो एक मिरर ये हो गया और एक मिरर ये हो गया। अगर मैं इसके इस साइड पॉलिश कर देता हूँ और इसके मैं
इस साइड पॉलिश कर देता हूँ तो ये बन जाते हैं स्फेरिकल मिरर, और इन दोनों के अलग अलग नाम है। ये है दोस्तों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये इसको मैं बोलता हूँ कॉनकेव मिरर, और इसको मैं बोलूँगा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिरर अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, अंदर की ओर जो पुश्ड होता है एंड बैक साइड उसके क्या की जाती हो, पॉलिश की जाती हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण कहते हैं। एंड इसके ऑपोजिट क्या होगा, जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अच्छा, हमें जो सर पढ़ाते थे, हमें याद है कि इसकी ट्रिक हमें तो ये बताई थी कि जैसे कि अंदर जो है ये 4 शब्दों से मिलकर बनता है, एंड अवतल जो है कॉनकेव मिरर, जो है कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, तो ये भी 4 शब्दों से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, अवतल दर्पण हो गया। और उत्तल जो है 3 शब्दों से मिलकर बनता है, और इसी प्रकार उभरा हुआ या बाहर जो शब्द है, बाहर की ओर निकला हुआ है, ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो शायद इसको हमें समझाने के लिए सर ने हमें सी ट्रिक बताई थी, तो वो आप अपनी इच्छा से बना सकते हो। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिरर अंदर की ओर पुष्ट हो और आउटर जो बाहर की जो लेयर है, आउटर लेयर जो होती है उसके क्या कर दी जाती है, पॉलिश की जाती है। एंड जो बाहर की ओर उभरा हो लेकिन अंदर की तरफ पॉलिश की जाती है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर नाम दे देते हैं। अब क्या होता है, इस मिरर को एक गोले से काट कर बनाया जाता है। कुछ डेफिनेशन, कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे कि वो कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, मैं इनको मिटा देता हूँ क्योंकि अभी हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, सॉरी कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण को पढ़ रहे हैं। अब क्या था, ये जो मिरर है ये किसी गोले का पार्ट था, राइट। जब कोई मिरर किसी गोले से काट कर बनाया जाता हो तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इसका ये सेंटर है, और इसी सेंटर को बोल दिया जाता है वक्रता के अंदर, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसका एक नाम सी, यहाँ लिख देता हूँ सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता के अंदर, वक्रता के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पे एक बिंदु और बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं दोस्तों फोकस, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए बताया हुआ था। ये लीजिए, अब होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर, इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे से और बढ़ा देता हूँ ऐसे, तो इसके कुछ नाम और होंगे जो हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ने में हेल्प करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा और पीछे ही कर देता हूँ ना, ताकि डायग्राम अच्छा बने। तो हमने एक पॉइंट बनाया फोकस पॉइंट, और एक हमने बना दिया सेंटर पॉइंट, जिसको कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता के अंदर, और एक कहते हैं फोकस बिंदु यानी कि फोकस पॉइंट। अब होता क्या दोस्तों, इस मिरर के अंदर अगर कोई पैरेलल रे आती है, यानी कि समांतर किरणें आती है, तो वो समांतर किरणें, पैरेलल रे जो होती है, वो हमेशा एक पॉइंट से गुजरेगी जिसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट। इज दैट क्लियर? अच्छा, इनमें कुछ पॉइंट्स और बनाएंगे जो हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ने में हेल्प करेंगे। जैसे कि एक होगा बियॉन्ड सी, ये बड़ा पॉइंट बियॉन्ड सी, जिसको हम बोलते हैं सी से परे। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो उस बुक में आपके अंदर 6 कंडीशन दे रखी होगी, जिसमें ये क्या होता है दोस्तों, पोल, ध्रुव। ठीक, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ एम एन से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे नाम दे दिया गया बच्चों द्वारक, और इस द्वारक को बोलते हैं एपर्चर। ठीक, ये पोल हो गया। अच्छा, अब पोल और एफ, फोकस पॉइंट के बीच का जो पॉइंट होगा उसे हम कहते हैं पी एफ। पी एफ से इसको इंडिकेट कर देते हैं, एंड सी एंड एफ के बीच में सी एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी। और ये जो पॉइंट होगा
बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे, बियॉन्ड सी से परे, एंड एक पॉइंट होगा उसे हम ऐसे डैश डैश कर देते हैं जिसे बोलते हैं इन्फिनिटी यानी कि अनंत। अनंत वो बिंदु है दोस्तों जहां हम पहुंच नहीं सकते, इस जहां से उस जहां तक, जो जहां नहीं है उस जहां को अनंत कहा जाता है। अब 6 पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया, इस इधर से लेते हैं ना, एक तो हो गया अनंत इन्फिनिटी, एक हो गया बियॉन्ड सी से परे, एंड एक क्या हो गया सी, एंड एक हो गया सी एंड एफ, ये हो गया हमारा चौथी कंडीशन, एंड हो गया फोकस पॉइंट पांचवी कंडीशन, एंड ये हो गया हमारा छठी कंडीशन, सिक्स पोजीशन जिसको बोलते हैं पी एफ, बिटवीन पी एंड एफ। अब दोस्तों जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि सर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, डायग्राम कहाँ बनेगा और री ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका एक ही इलाज है, आपको क्या समझना है कि अगर वस्तु हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मान लेते हैं कहाँ हो, यहाँ हो इन्फिनिटी पे, तो उसका री ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब जो होगा वो बनेगा फोकस पे। अब हमको अगर ये एक कंडीशन क्लियर हो जाती है तो 6 की 6 कंडीशन हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही हम इस इन्फिनिटी से एक स्टेप इधर कूदते हैं तो यहां से री ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब भी क्या करता है, एक पद आगे आ जाता है ऐसे। इसका मतलब यह है कि अब अगर वस्तु आपने कहाँ रखी है, अगर आपने वस्तु सी पे रख दी तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। बचपन में नहीं होता था कि, जैसे बचपन में होता था हमारे साथ, ये पेड़ है ना, हमने कोई कांड कर दिया, यहाँ मम्मी खड़ी है ना, जैसे ही, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, जो भी हो, अब जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो इधर से मम्मी पीछे आ जाएगी, हम क्या करेंगे, इसके पीछे से घूमकर ऐसे इधर आ जाएंगे, लेकिन हाथ नहीं आएंगे, कुछ ऐसा समझो। यानी कि ये जैसे ही एक स्टेप इधर कूदता है, ये स्टेप इधर से इधर आ जाता है। ऐसा समझो कि जो बिंब है वो प्रतिबिंब के पीछे भाग रहा हो, लेकिन हाथ नहीं आता। लास्ट कंडीशन क्या होती है, जो होगी ना, ये लास्ट कंडीशन जब वस्तु पी एंड एफ के बीच में होगी, बिटवीन पी एंड एफ ऑब्जेक्ट, तब जो है जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन उससे पहले 5 कंडीशन क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे ही इन्फिनिटी से सी पे जाएगी तो फोकस से जो प्रतिबिंब होगा, अगर बिंब अनंत से सी पे जाता है, बियॉन्ड सी जाता है, तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस से सी और एफ के बीच में आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ऑब्जेक्ट को एक कंडीशन और भगा आगे कर देता हूँ, तो ये भी इधर आ जाएगा, ये लीजिए सेम टू सेम, वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। अब फिर क्या करें, वस्तु कहाँ चली गई, बिटवीन सी एंड एफ, वस्तु जो है सी और एफ के बीच में आ गई, तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप पे आगे आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या करते हैं, वस्तु को एक पद और आगे लेके आते हैं, वस्तु कहाँ आ गई, फोकस पे, तो इधर ले आओ, ये लो अनंत पे आ गई, उसको फिर एक पद और आगे लेके जाओ। इस छठी कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, क्योंकि अब वस्तु जो है मिरर के बिल्कुल पास में आ जाती है, और जब वस्तु मिरर के बिल्कुल पास में आ जाती है तब उसका प्रतिबिंब वो मिरर कैप्चर नहीं कर पाता है, और उसी कंडीशन में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि इमेजिनेशन, कल्पनाएं हो रही है, इमेजिनेशन होता है। बट जो डायग्राम बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो डायग्राम बन रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहे हैं, वो उल्टे होते हैं। यही कारण है कि अवतल दर्पण क्या करते हैं, प्रतिबिंब उल्टे बनाते हैं, प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। अवतल दर्पण के अंदर जो लास्ट कंडीशन होती है, इसके अंदर प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन इमेजिनेशन, कल्पना हो रही है कि ये ऐसा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डायग्राम और टेबल से हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। अब क्या होगा, जब वस्तु जो है अनंत पे होगी, अनंत इन्फिनिटी पर होगी, तो क्या होगा, 6 कंडीशन पढ़ेंगे हम, तो एक एक करके हम सबको पढ़ लेते हैं। तो जब
ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर, अवतल दर्पण, जिसका कॉनकेव मिरर है, जिसमें हम ये जानेंगे कि जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पे। अब अनंत का मतलब है कि हमें वस्तु की स्थिति का पता नहीं है कहाँ है, तो उसको हम क्या करते हैं, डैश डैश करके मिलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को समझने से पहले हमको 4 चीजें पढ़नी है। क्या? जब वस्तु समांतर आएगी, अच्छा समांतर किसके आएगी, इस मुख्य अक्ष के, ये बताया नहीं मैंने, आपको बता दूं कि दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो समांतर जब आएगी, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशिक किरण आएगी वो हमेशा फोकस पे जाएगी, इस बिंदु पे जाएगी। दैट इज क्लियर। ये इसका पहला पॉइंट है। और ये 4 पॉइंट हो गए। इन 4 पॉइंट से ज़्यादातर तो है इन 2 या 3 किरणों से ही डायग्राम बनेंगे, लेकिन जो लास्ट होगा वो पी पे आएगी। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु कहाँ होगी, जब प्रकाशिक किरण समांतर आएगी, स्फेरिकल मिरर अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से जाएगी। जब किरण जो है फोकस पे आएगी डायरेक्ट, कैसे, जैसे कि ये डायग्राम है और इसमें ये फोकस है, तो जब किरण डायरेक्ट ऐसे फोकस पे आएगी तो डायरेक्ट पैरेलल चले जाएगी, समांतर चले जाएगी। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में ये था कि जो समांतर आएगी, पैरेलल आएगी, वो हमेशा कहाँ से जाएगी, इस बिंदु से जाएगी, फोकस बिंदु से चली जाएगी। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट फोकस पे आएगी। अब मतलब ऐसे पैरेलल नहीं जा रही, डायरेक्ट जो मुख्य अक्ष है उसके फोकस पे जा रही है, तो फोकस पे जाने के बाद हमेशा समांतर निकल जाती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु किरण जो है डायरेक्ट सी पे आएगी और सी से चले जाएगी। कैसे, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो मिरर था, जो दर्पण था, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ये कोई गोला था और इस गोले के अंदर ये जो है एक रेडियस इसकी त्रिज्या है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक पॉइंट है, जैसे कि इसको हमने सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे दिया। अब इसके अंदर यही तो किरण है कि जिस बिंदु से आती है उसी बिंदु से वापस चली जाती है। या इसको पॉइंट कहीं दे दो, अगर आप इसको ऐसा दे देते हो, अगर फिर यहाँ मिरर है तो ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। मतलब कि किसी भी मिरर के अंदर तीसरी जो कंडीशन है, जब रे यानी कि किरण, आपतित किरण जब आएगी, इंसिडेंट रे सी पर आएगी तो सी पे ही वापस चले जाएगी। जब मान लें कि अगर यहाँ वस्तु है तो ऐसे आएगी और ऐसे ही चली जाएगी, उसकी कोई रिफ्लेक्शन रे नहीं होती है। एंड फोर्थ कंडीशन जो होती है वो क्या होता है, जब किरण कहाँ आएगी, इस पोल बिंदु P पे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, यानी कि ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। ये 4 कंडीशन है। समांतर आएगी, फोकस से चली जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से चली जाएगी। ये देखो दोस्तों, समांतर आ रही है, फोकस से जा रही है। दूसरी कंडीशन, फोकस पे डायरेक्ट आएगी तो समांतर चली जाएगी। ये फोकस पे आई एंड समांतर आ गई। तीसरी कंडीशन, सी पे आएगी तो सी पे चली जाएगी। एंड फोर्थ कंडीशन क्या होगी दोस्तों, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार अनंत को मिटा देता हूँ। अगर ये पोल पे आएगी तो ध्रुव से चली जाएगी। 4 कंडीशन है, समांतर, फोकस, फोकस समांतर, सी, सी एंड पी परावर्तन। इन 4 कंडीशन में हम 6 के 6 डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ डायग्राम्स को, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब देखो, ये अवतल दर्पण लिया है और इसमें वस्तु कहाँ है, वस्तु है अनंत पे, इन्फिनिटी। और अनंत वो बिंदु होता है जिसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं, तो उसको मैं क्या करता हूँ, एक बार डैश डैश करके मिला देता हूँ और दोनों किरणों को मैं समांतर लेके आ रहा हूँ। और आपको पता है कि जब किरणें समांतर आएगी तो वो फोकस से चली जाएगी। ये देखो, ये समांतर आई, फोकस पे आ गई, ये समांतर आई, फोकस पे आ गई, तो काट कहाँ रही है, प्रतिबिंब बनने का मतलब होता है कि जहाँ पर 2 किरणें काट रही हो, जहाँ पर जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्शन के बाद किरणें काट देती हो एक दूसरे को, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस बिंदु पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कहाँ है, अनंत, इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ पर है, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। अच्छा, आपको बता दें ये इसके बिल्कुल पास में है, नहीं कि इसके ऊपर। मतलब ये जो फोकस पॉइंट है
इसके ऊपर बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे होता है, जिसका मतलब ये प्रतिबिंब बन रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लगभग ये यहाँ होता है ऐसा कुछ। तो ये प्रतिबिंब का साइज इतना सही मान लो, लेकिन इसके ऊपर हम बना देते हैं। नेचर कैसा है, इस पोजीशन कैसी है, वास्तविक है। अच्छा, वास्तविक क्यों है? क्योंकि सर जैसे मेरे सामने से मिरर है, इस मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं वास्तविक हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ। अगर मेरा प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आभासी, यानी कि इमेजिनेशन। तो ये क्या है? मिरर के जस्ट इधर प्रतिबिंब बन रहा है, ये डायरेक्शन है यहाँ पर प्रतिबिंब की, ये तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। जो इसके समकक्ष है, सामने है, तो इसका मतलब ये क्या है? वास्तविक है। लेकिन सर उल्टा है, वस्तु अगर मैं इसको यहाँ ऐसे मान लेता हूँ तो प्रतिबिंब इसका कैसा होगा? उल्टा होता है। एंड साइज कैसा है? बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। वस्तु जितनी बड़ी होती है उससे ज़्यादा छोटा इसका साइज होता है। चार कंडीशन बनती है। वस्तु कहाँ है? अनंत पे है। प्रतिबिंब कहाँ है? फोकस पे है। एंड नेचर कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है। एंड साइज क्या है? वेरी स्मॉल, अत्यधिक छोटा होता है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसकी ये कंडीशन होती है। अब हम जानेंगे, अब हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं थोड़ा सा बैक लेके जाऊँ तो हमने ये पढ़ा था कि पहले अनंत था, अनंत, अनंत के बाद कहाँ जाएंगे? बियॉन्ड सी, सी से परे। सी के बाद में सी और एफ के बीच में, फिर एफ, फिर पी एफ के बीच में। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? सी से परे। तो देखो जो है वस्तु कहाँ है? सी से परे है। सेम टू सेम स्फेरिकल मिरर है, अवतल दर्पण लिया मैंने, गोलीय दर्पण। और अब वस्तु जो है मैंने यहाँ ली है। पहले वस्तु कहाँ थी? यहाँ थी, इन्फिनिटी, अनंत थी। अब मैं क्या करूँ? एक स्टेप आगे आ गया, सी से परे, बियॉन्ड सी। जब वस्तु सी से परे हो, बियॉन्ड सी हो, तो प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच में बनता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमको दो किरणों का इस्तेमाल लेना है, इन चार में से किन्हीं दो को यूज करना है। दो को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? रिऑब्जेक्ट प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहली किरण क्या है? समांतर आएगी, फोकस पे जाएगी। ये देखो दोस्तों, इस मुख्य अक्ष के ये जो रे है समांतर आ रही है, ठीक है। जैसे ही इस मिरर से टकराती है, टकराने के बाद जस्ट कहाँ से निकलेगी? फोकस, फिक्स है ये मिटाऊंगा नहीं, फोकस है, फोकस पे जाएगी। दूसरी किरण क्या है? दूसरी किरण क्या है? फोकस पे आएगी, समांतर आएगी, लेकिन अपने यहाँ क्या करेंगे? इसको नया लेके किसको लेंगे? सी को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या ये कंडीशन फिक्स है। जब मैं किरण किस पे डालता हूँ? सी पे डालता हूँ, तो सी से ये सी पे आई और सी से वापस चलेगी। जैसे ये मैं सी पे डालता हूँ तो मेरे को क्या होती है? ये दोनों किरणें यहाँ पे काट जाती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देती है, काट देती है। तो जैसे ये इसको काटती है तो मुझको एक बिंदु मिल जाता है, जो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। वस्तु क्या हो गई? ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बी ए। अच्छा, इसको ए बी और इसको बी ए क्यों लिखा? क्योंकि अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे बनते हैं, तो इसको मैंने ए बी और इसको बी ए लिखा है। कंडीशन क्लियर है? वस्तु कहाँ होगी? सी से परे होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। अच्छा, नेचर क्या है इसका? पोजीशन क्या है इसकी? वास्तविक और उल्टा है, ओरिजिनल है बट उल्टा है। इसको देख सकते हो, प्रतिबिंब बिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये बनेगा, ठीक है। साइज क्या है? स्मॉल साइज। आप देख सकते हो इसका साइज, प्रतिबिंब का साइज इतना सा है, लेकिन प्रतिबिंब का साइज जो है छोटा है। तो स्मॉल साइज, छोटा साइज होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे सी पे। थर्ड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, जब वस्तु कहाँ होगी? सी पर होगी। तो जब वस्तु सी पर होगी, अब जो है वस्तु है ए बी, और ये बी ए हो जाएगा, बी ए मान लेते हैं। ये इसका पोल है एंड दिस इज एपर्चर, द्वारक। अब वस्तु कहाँ है? सी पर है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। अच्छा, दो किरणें यूज करनी है, समांतर आएगी फोकस पे। ये लो दोस्तों, मैंने मुख्य अक्ष के समांतर ली। जैसी समांतर आ रही है इस दर्पण पे टकराकर फोकस से जा रही है, समांतर आएगी, फोकस पे जाएगी। एंड जब ये फोकस पे जाएगी, डायरेक्ट फोकस पे जाएगी, तो ये कहाँ निकल जाएगी? पैरेलल, समांतर निकल जाएगी। और जिस बिंदु पे काटती है वहाँ पे क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो कंडीशन क्या होगी? वस्तु कहाँ है? सी पर है, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। लेकिन नेचर क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक क्यों है?
क्योंकि दर्पण के हमेशा इस साइड जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल होते हैं, वास्तविक होते हैं, बट उल्टे हैं, टेढ़े बने हैं, उल्टे बने, तो उसको हम उल्टे कहेंगे। साइज क्या है, सेम साइज, यानी कि जो अगर ये किरण थोड़ी सी अगर ऊपर से लेते हैं, अगर ये किरण यहाँ से लेते हैं तो कुछ ऐसे बनेगी, सेम साइज, यानी कि इसको मैंने थोड़ा रफली बनाया, इसको अगर हम स्केल से बनाएंगे तो एकदम क्लियर बनते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये बिल्कुल समांतर आएगी तो फोकस पे जाएगी, समांतर हो जाएगी, और इनके प्रतिबिंब जो होंगे समान साइज होंगे, यानी कि जितना मिरर होगा उतना ही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसको करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल को अगर फ्रंट कैमरा ओपन करके थोड़ा सा दूर रख देते हो तो आप कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये आपका मोबाइल कैमरा है, फ्रंट सेल्फी आपने ओपन की है और आप इसमें यहाँ खड़े हो, तो जैसे ही अगर आप खुद को क्या मानते हो, बिंब मानते हो, वस्तु मानते हो, इसको आप दर्पण मानते हो, दर्पण ही ले सकते हो, घर पे होता है। तो अब जैसे ही आप इसके धीरे एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, 4, 5, 6, आप जैसे जैसे इस मिरर के पास में जाओगे तो आपका जो प्रतिबिंब जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु साइज था, बहुत छोटा था। जब वस्तु बियॉन्ड सी थी, सी से परे थी, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर वस्तु कहाँ आ गई, सी पर आ गई, तो प्रतिबिंब देखो सेम साइज होगा। अब क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज जो है बड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर बिल्कुल बड़ा हो जाता है, वेरी लार्ज। ये क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिरर के बिल्कुल पास में जा रहे हैं। जैसे जैसे मिरर के पास में जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है उस मिरर के अंदर बड़ा होता जाएगा, और जैसे हम मिरर से दूर जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो है छोटा हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन हम पढ़ेंगे, जो वस्तु कहाँ होगी, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। अब जो है वस्तु कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि पहले वस्तु कहाँ थी, सी पर थी। अब हमने क्या किया, एक स्टेप आगे आ गए। जैसे ही हम एक स्टेप आगे आ जाते हैं, यानी कि अब जो वस्तु जो है सी और एफ इन दो बिंदुओं के बीच में है, ये मैंने वस्तु को चुना। और हमको पता है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में था, ये एक प्रैक्टिकल है, फिजिकल प्रैक्टिकल है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल, जब हम इसको इमेज को जब हम मिरर के सामने जब रखेंगे तो हमें सेम टू सेम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अब हमने वस्तु कहाँ रखा है, सी एंड एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब, तो हमें दो किरणों का इस्तेमाल में लेना है। कौन कौन सी, एक तो होगी समांतर, जो वस्तु कहाँ आएगी, समांतर आएगी। तो देखो दोस्तों, मैं इस मुख्य अक्ष के इस किरण को समांतर ले रहा हूँ, जैसे मैं समांतर लेता हूँ तो ये कहाँ चली जाएगी, फोकस से चले जाती है। एक कंडीशन तो ये क्लियर हुई। दूसरी क्या है, दूसरी मैंने किस पे डाली, सी पे डाली। तो और आपको पता है दोस्तों कि जब किरण को सी पे डाला जाएगा तो वो सी से क्या चली जाती है, वापस। तो ये देखो, ये सी पे आई और सी पे वापस चली गई। अब देखो, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे काट रही है वहां पे क्या बन रहा है, री ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, वस्तु जो है सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ बना, री ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, सी से परे। ये देखो दोस्तों, ये सी आ गया हमारा और ये हमारा आगे इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमने कहाँ लिया था, अनंत। उसके बाद हमने लिया था बियॉन्ड सी, सी से परे वस्तु जो है। उसके बाद वस्तु सी और अनंत सी से परे, और फिर सी पर, और अब वस्तु सी और एफ के बीच में। तो जैसे जैसे हम वस्तु का बिंब आगे खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब नीचे से इधर से खिसकता हुआ आ जाता है। तो आप देख सकते हो प्रतिबिंब हमारा कहाँ हो रहा है, सी से परे। नेचर कैसा है, वास्तविक का उल्टा। वास्तविक का मतलब कि दर्पण के इधर जो प्रतिबिंब बनेंगे सारे के सारे वास्तविक बनेंगे। छठी जो कंडीशन होगी, सिक्स पोजीशन, उसमें दर्पण के पीछे बनेगा, जो हम जानेंगे आगे। एंड प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एंड उल्टा बनेगा। साइज कैसा होगा, लार्ज साइज होगा, बड़ा होगा। देख सकते हो आप, इसका साइज जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है। ये हमने पहले क्लियर किया था कि मिरर के सामने इमेज को जैसे जैसे हम आगे लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसका प्रतिबिंब का साइज जो है उस मिरर के अंदर बड़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हो, जैसे जैसे पहले वस्तु जब यहाँ थी, प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा बन रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे ये जो वस्तु है धीरे धीरे जैसे जैसे इसके पास में जाती है तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है। तो ये इसकी कौन सी कंडीशन थी, फोर्थ कंडीशन थी। अब हम देखेंगे इसकी फिफ्थ कंडीशन, और फिर होगी हमारी सिक्स्थ कंडीशन। दो कंडीशन रही, उसके बाद में हम कंडीशन में क्या होगा, अब वस्तु जो है कहाँ है, फोकस पे है।
हमने पहले क्या किया था, वस्तु थी अनंत पे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। फिर हमने वस्तु को लिया बियॉन्ड सी, सी से परे, ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। फिर हमने वस्तु को लिया था सी पे, प्रतिबिंब भी सी पर बना था, री ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या थी, पहले अनंत इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, सी से परे, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में। अब फिफ्थ कंडीशन कहाँ हो जाएगी हमारी, फोकस एफ पे। और ये देखो हमारी पांचवी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, व्हेन इमेज इज कहाँ हो, तो दोस्तों अब हमारी क्या है, फिफ्थ कंडीशन है, पांचवी जो परिस्थिति उसमें क्या होगा, वस्तु जो है कहाँ होगी, एफ पर होगी, वस्तु जो है फोकस बिंदु के ऊपर होगी। हमने पहली कंडीशन कहाँ रखी थी, इन्फिनिटी, फिर कहा था बियॉन्ड सी, सी से परे, फिर सी पर, फिर बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, उसके बाद कहाँ है, एफ, यानी कि व्हेन इमेज इज एफ, वस्तु कहाँ होगी, एफ पर होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अगर हमने थोड़ा याद करें तो जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी, तो प्रतिबिंब कहाँ था, फोकस पे था। अब वस्तु कहाँ है, फोकस पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। उल्टा चल रहा है। तो देख सकते हो मैंने क्या किया, इन चार किरणों में से दो किरणों को इस्तेमाल में करना है। अच्छा, पहली वस्तु क्या किया, वस्तु जो थी वो समांतर आई थी, तो समांतर जब आई थी तो वो कहाँ चली गई, फोकस पे। पहली बात क्लियर, ये वस्तु जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और ये देखो इसके समांतर आने के बाद फोकस से चली गई। उसके बाद मैंने एक किरण सी पे डाली और सी पे चली गई, ये देखो, ये मैंने सी पे डाली और सी पे ही चली गई, लेकिन ये दोनों जा कहाँ रही है, इन्फिनिटी, अनंत पे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये अनंत में ऐसा कोई बिंदु आएगा जहां पे जाके ये टकराएगी, और वहां जाके इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसकी क्या थी, फिफ्थ कंडीशन थी। और अब हमारी है सिक्स कंडीशन। तो छठी जो हमारी कंडीशन होगी, इसमें क्या होगा, वस्तु जो है हमने छह कंडीशन दी थी, इन छह कंडीशन में वस्तु इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, सी एंड एफ, एफ एंड पी एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ये हमारी सिक्स कंडीशन है। अब क्या होता है, अगर मैं समांतर डाल देता हूं तो क्या ये फोकस पे जाएगी, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो फोकस एंड सेंटर जो है ये इसके पीछे है, तो अगर फोकस पे अगर मैं समांतर डालूंगा तो वो फोकस पे नहीं जा सकती। अगर मैं समांतर डाल दूं ऐसे, तो वो फोकस पे कैसे आएगी, समांतर डाल दूंगा तो फोकस पे वैसे नहीं आएगी, मतलब वो जो है फोकस पीछे रह गया। नाउ फ्रेंड्स, अब क्या होगा, पोजीशन सिक्स पोजीशन है, सिक्स पोजीशन में क्या होगा, हमने पहले जाना था कि जब वस्तु कहाँ होगी, इन्फिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन पी एंड एफ, फिर एफ यानी कि फोकस, एंड अब नाउ क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, ये हमारी सिक्स कंडीशन है। सिक्स कंडीशन में फिर हम इन दो किरणों का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी, एक तो हम लेंगे सी पर, जो देखो सी पे आएगी और सी से ही क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। फिर क्या होगा, एक कंडीशन पी, जब पोल पे आएगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब ये हमारा क्या है, ये हमारी पी और एफ के बीच में है, बिटवीन पी एंड एफ, फोकस और पोल के बीच में। जब ये ध्रुव पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, परावर्तन, पी पे जाएगा तो परावर्तन हो गया, पहली की। दूसरे हम क्या करें कि सी पे डाल दो, सी पे चली जाएगी, लेकिन फिर भी देखो दोस्तों इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जब दो किरणें आपस में जो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो किरणें आपस में काटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किरणें काट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को क्या कर देंगे, पीछे बढ़ा देंगे। एक तो इस किरण को, एक इस किरण, इन दोनों किरणों को हम क्या कर देंगे, पीछे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये आगे तो कहीं ना कहीं काटनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को काट नहीं रही है। जब ये काटेगी तभी तो इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ इमेज साइड के मिरर साइज के पीछे इसको ऐसे डैश डैश करके मिला देते हैं, और जैसे पीछे मिला देते हैं तो हमें एक बिंदु मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है, जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है। तो जिस बिंदु पर ये काटती है वहाँ क्या बन जाता है, इसका री ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब बन जाता है। तो इमेज कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के, पी एंड एफ के बीच में ये बिंदु हमने लिया।
प्रतिबिंब री ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, ऑपोजिट साइड, दर्पण के पीछे बन रहा है, बैक साइड, मिरर बैक साइड, मिरर की पिछली साइड बन रहा है, तो वहां पर हमें प्रतिबिंब मिल गया। अच्छा, नेचर कैसा है इसका, इमेजिनेशन एंड स्टेट, वास्तविक है लेकिन सीधा है, ये देखो वास्तविक आभासी है, यानी कि हम कल्पना कर रहे हैं कि प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, ये इमेजिनेशन है, कल्पना है, बट कैसा है, सीधा है। उससे पहले जो हमने 5 डायग्राम पढ़े थे उसमें क्या थे, प्रतिबिंब सारे के सारे उल्टे थे, अब इसमें क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। अच्छा, इसका साइज कैसा है, एक्स्ट्रा लार्ज, देखो वस्तु का साइज बहुत छोटा है लेकिन प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा है। और जब अगर मैं इस कंडीशन को आपको याद दिलाऊं, फर्स्ट कंडीशन जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी, और उसके बाद वस्तु कहाँ थी, बियॉन्ड सी थी, सी से परे थी, तब वस्तु का साइज क्या था, बहुत ज़्यादा छोटा था। री ऑब्जेक्ट यानी कि प्रतिबिंब का साइज उस टाइम क्या था, प्रतिबिंब का साइज ज़्यादा बढ़ता। अब क्या है, उस समय वस्तु का साइज बड़ा था और प्रतिबिंब का साइज छोटा था, और अब क्या है, वस्तु का साइज छोटा है और प्रतिबिंब का साइज बड़ा है। तो ये थी हमारी 6 कंडीशन, जिन 6 कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब एक और मिरर है हमारा, उत्तल दर्पण जो है, उसकी हमें 2 डायरेक्शन पढ़ने को मिलती है। उसमें एक तो वस्तु कहाँ होगी, 2 डायरेक्शन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों अब हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा, उस कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या पढ़ेंगे, 2 कंडीशन है, एक तो वस्तु, अच्छा इसमें क्या होगा आपको मैं एक बार बता देता हूँ, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है तो जल्दी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा, अब जो मिरर होगा वो उत्तल दर्पण होगा। अब वस्तु क्या होगी, मैं इसको क्या करता हूँ, एक वस्तु तो लूँगा अनंत पे, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अनंत पे। इसमें 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे, एक तो वस्तु कहाँ होगी, अनंत पे होगी, और दूसरी कंडीशन कहाँ होगी, अनंत और पोल के बीच में होगी। इन 2 बिंदु के यहाँ ले लेता हूँ, एक कंडीशन यहाँ लेंगे और दूसरी कंडीशन यहाँ, और उन दोनों के डायग्राम कहाँ बनेंगे, दर्पण के ऑपोजिट साइड बनेंगे, और वो सारे के सारे क्या होंगे, इमेजिनेशन होंगे, काल्पनिक होंगे, एंड प्रतिबिंब जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, सीधे बनेंगे। और इसके बाद परावर्तन के इस टॉपिक में, रिफ्लेक्शन में एक टॉपिक बचता है, वो है हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उसके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हमारा एक लास्ट टॉपिक है, वो है चिन्ह प्रपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। इसमें क्या होता है, जो हम मिरर लेंगे, जो हम दर्पण लेंगे, उसमें जो दूरियां हैं वो हम किस साइड लेंगे, यानी कि प्लस होगी या माइनस होगी। अगर मैं दर्पण के इधर इस साइड राइट साइड की जो दूरियां हैं, दाईं तरफ की जो दूरियां हैं, उसको हमेशा प्लस से लेंगे, यानी कि ये धनात्मक दूरियां नापी जाती है। एंड इसके मिरर के अगर हमें लेफ्ट साइड मिरर ले रहा हूँ तो ये दूरियां कौन सी हो जाएगी, माइनस की। अगर मैं इसके ऊपर की तरफ दूरियां लूँगा तो ये कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। और अगर मैं मिरर के नीचे की तरफ की दूरियों को नापता हूँ तो इन दूरियों को मैं नेगेटिव यानी कि माइनस से नापता हूँ। तो उसके बाद एक टॉपिक और बचता है दर्पण सूत्र, जो क्या होता है, किसी भी जो हमारा डायग्राम होगा, उन डायग्राम से हम अगर किसी न्यूमेरिकल जो सोल्व करेंगे, दर्पण सूत्र से सोल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें फोकस और बिंब, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दी जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आवर्धन क्या है, आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब और बिंब की जो दूरियां हैं, उसको प्रतिबिंब को कितना बड़ा या छोटा कर सकता है, उसको हम आवर्धन से ज्ञात कर सकते हैं, जो क्या होगा, h डैश एंड h होगा, h डैश एंड h होगा। यहाँ पर h डैश क्या होगा, v होगा, और v को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को। यानी कि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये हम आगे टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, इस पे हम न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे तो हम जानेंगे कि जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उस प्रतिबिंब को हम किससे नाप रहे हैं। तो ये जो v होगा हमारी प्रतिबिंब डिस्टेंस होगी, रिऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ये होगी इमेज डिस्टेंस यानी कि u, और इसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो इस चैप्टर का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ये क्या है, एक पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। और अपवर्तन में हम, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था कि मिरर क्या है, उसमें हम पढ़ेंगे लेंस क्या है।
यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वहाँ हम लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसी के अंदर हमने फोकस बिंदु, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया था, उसी पर हम वहाँ भी पढ़ेंगे, ये डिस्टेंस वगैरह सारे पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन, यहाँ हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, दर्पण के जो है प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ पढ़ी थी, इमेज फॉर्मेशन बाय इन मिरर पढ़ी थी, वहाँ हम इमेज फॉर्मेशन इन लेंस पढ़ेंगे। उसके अंदर भी 6 कंडीशन होगी, लेकिन वहाँ पर जो है उत्तल लेंस के अंदर 6 कंडीशन होगी, यहाँ पर उत्तल दर्पण के अंदर 2 कंडीशन पड़ी थी। वहाँ पर हम अवतल लेंस के अंदर 2 कंडीशन पड़ी थी, यहाँ हमने अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन पड़ी थी। और इसी फॉर्मेट से ये चैप्टर जो है हमारा, इसका जो एक पार्ट है हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके आगे वाले पार्ट को बनाने के लिए हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।